देखिए चैप्टर 4 का ये एक्सरसाइज है 4.3 पूर्णवर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। एक विधि हमने यहाँ पर कंप्लीट की है गुणनखंड विधि। अब दूसरी विधि इसमें चल रही है पूर्णवर्ग विधि। कौन सी विधि? पूर्णवर्ग विधि। अब देखो पूर्णवर्ग विधि होती क्या है वो समझेंगे आप। सबसे पहले इसमें आपको दिया जाएगा एक द्विघात समीकरण। क्या दिया जाएगा? द्विघात समीकरण। जैसे कि मान लो ax² + bx + c = 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। या फिर इसको द्विघात समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण तो दे देगा लेकिन इसको हम पूर्णवर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्णवर्ग का मतलब ये हो गया, देखो जैसे भाई 2 है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 4। अब 4 का रूट करें तो पूरा पूरा मान आ जाए, ये होता है पूर्णवर्ग। क्या होता है? इसी तरीके से 9 है तो 9 भी अपने आप में क्या है? पूर्णवर्ग संख्या है। 8 है ना, 8 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका रूट करेंगे ना, इसका रूट करेंगे तो ये आएगा 2√2। तो ये पूरा पूरा मान नहीं आ रहा। तो पूर्णवर्ग संख्या ऐसी संख्या है जिनका हम अगर वर्गमूल या रूट भी करें तो पूरा पूरा मान आए। तो अब देखो इसमें समझना कि इसमें करना क्या अपने को आगे। अब इस तरीके से आपको एक समीकरण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समीकरण। इस समीकरण को हम मानेंगे 1। क्या मानेंगे? 1। और समीकरण 1 के सभी पदों में क्या करेंगे? x² के गुणांक का भाग देने पर, ठीक है। अब x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर a है। क्या है? a। तो देखिए सभी पदों में भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax² बटा a, bx बटा a और ca बटा a बराबर 0, ठीक है। ये समझ आ गया। यहाँ पर समीकरण आएंगे, संख्या आएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो x² यानी ये जो राशि होगी यहाँ पर x² के गुणांक, इस x² के गुणांक को पूर्णवर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो आपके पास होता 3x², तो आप इसको पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो 3 से गुणा करते हैं इसको, है ना, या फिर इसमें 3 का भाग लगा दो, जिससे 3 से 3 कट करिए x² बच जाएगा हमेशा। क्या बच जाएगा? x²। और x² जैसे इसमें बचेगा तो x² क्या हो गया? अपने आप में पूर्णवर्ग हो गया। तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बच गया x² + bx बटा a और ये जो संख्या है इसको भेज देंगे आगे तो ये हो जाएगा -ca बटा a, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में देखिए ये इसका यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है? x² का गुणांक था यहाँ पर a, x² का गुणांक क्या था? a, यानी x² का गुणांक था यहाँ पर a था। क्या है? a। इस समीकरण में देखिए x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है b। x का गुणांक क्या है? b है। तो हम क्या करेंगे? देखिए जो x का गुणांक है ना, x के गुणांक का करेंगे आधा। क्या करेंगे? और इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ेंगे। कैसे? देखो जैसे कि हमारे पास है इसमें b बटा a, ठीक है। इसका आधा कैसे करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे, देखो 2 का भाग लगा दिया, बट्टे में इसके क्या आ गया? 1। तो ये वाली संख्या इसके साथ जाकर गुणा होगी और ये वाली संख्या इसके साथ जाकर गुणा होगी। तो हमारे पास आ जाएगा इसमें ba बटा 2a, ठीक है। ba बटा 2a। देखो इसमें ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझने की है। अगर संख्या बट्टे में आ रही है ना तो उसमें हम सीधा डायरेक्ट उसको आधा कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास एक 4 है, 4 का आधा करेंगे तो इसमें 2 का भाग लगाए तो कितना आ गया? 2। ये पता पड़ गया ना हमें भाई 4 का आधा कितना हुआ? 2 हुआ ना। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि 3/5 का आधा बताओ, 3/5 का आधा, तो आपको हमेशा क्या करना है कि जब संख्या नहीं कट रही हो तो उस समय क्या करना, नीचे वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा इसका आधा? 3/10 हो जाएगा, 3/10। इसी तरीके जैसे मान लो 7/3 है तो इसका आधा करना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 7/6। 7 अगर अकेली संख्या हो तो अकेली संख्या का तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो 5 है, 5 का आधा करो तो 5 का आधा 5/2, 5/2।
लेकिन अगर मान लो 6 का आधा 3, ये आपको मतलब सम संख्याओं को तो सीधा डायरेक्ट हो जाता है आधा, लेकिन अगर मान लो इस तरीके से संख्या जाए 3/5, तो उसका आधा करना हो ना तो 2 का भाग लगता है, तो 2 का भाग इस तरीके से लगता है, तो ये संख्या इसके साथ जाकर गुणा होती है। समझ में आ गया हो गया यहाँ तक। तो इसमें देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ते हैं, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ते हैं। देखो इसका आधा यहाँ पर लिख दिया मैंने, आप इसको ये उतार लेना फिर बाद में अलग साइड में। देखिए इसका आधा कैसे किया जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, x², ठीक है, प्लस bx/a प्लस ba, इसका आधा कितना हुआ, 2a हो गया ना, तो इधर भी वर्ग कर दो इसका, और -ca/2, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसमें वर्ग कर दिया। ठीक है भाई, समझ आ गया हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये जो मान है, ये वाला मान एक सर्वसमीका बन गई, यहाँ पर क्या बन गई, सर्वसमीका, a² b² प्लस 2ab प्लस 2ab। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जो स्क्वायर के मान है यानी वर्ग वाले जो मान है उनको एक ब्रैकेट में रखना है। कैसे, देखिए लिख दो अगली लाइन, वर्ग वाली संख्याओं को एक कोष्ठक में रखते हैं, एक कोष्ठक में रखेंगे। तो एक कोष्ठक में रखेंगे तो देखो ये x, और यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो ही आएगा प्लस b/2 ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर सर्वसमीकरण बदल गया, बराबर -ca/a प्लस b²/4a²। ठीक है भाई, इस तरीके से ये मान आ गया आपके पास। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, इसका हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास इसका लघुत्तम आ जाएगा 4a²। क्या आ गया, 4a²। तो अब देखो ये प्रक्रिया यहाँ से आगे हल होगी। अब जो भी मान दिए जाएंगे यहाँ से 2 मान प्राप्त होंगे, एक तो x का आ जाएगा माइनस में और एक आ जाएगा x का प्लस में। लेकिन आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ तक ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में फिर इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेकर हल करेंगे, और लघुत्तम लेकर हल करने से फिर ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ये आगे चला जाएगा, उस किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। एक बार इसको उतार लो। एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब समझना है इसको पूर्णवर्ग विधि से कैसे हल किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो इसका जो प्रारूप था वो तैयार किया था। अब समझिए, देखिए ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या यहाँ पर 5x² पूर्णवर्ग है क्या, नहीं है। अगर पूर्णवर्ग होगा तो भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 के सभी पदों में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर 5 का भाग लगाएंगे। तो जैसे इसमें 5 का भाग लगाएंगे, देखिए 5x²/5 माइनस 6x/5, और इसका पक्षांतरण भी कर दो, एक स्टेप कम हो जाएगा, 2/5। माइनस की संख्या थी, आगे चली गई, किस में हो गई, प्लस में हो गई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, इधर 2/5, ये भी नहीं कट रहा। ऐसे कैसे, अब देखिए ये पूर्णवर्ग बन गया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, इस x के गुणांक का आधा करना है, x के गुणांक का आधा। तो देखो इसका आधा करेंगे, इसका 6/5 का आधा, देखो क्या होगा, 6/2 गुणा 5, तो 6/10 हो जाएगा ना, 6/10 हो जाएगा ना। ये कट रही है यहाँ पर, इसको काट लो, चाहे 3 बटा कितना हो गया, 5 हो गया, 3 बटा, ठीक है ना।
इस तरीके से आप इसका आधा कर सकते हो। समझ आया सभी को? अब देखिए, अब जो ये आधा है ये दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। तो इधर तो बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर 2/5 और प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। देखो इस 3/5 को दोनों तरफ जोड़ दिया मैंने, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लगा देते हैं, माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और x को भी साथ में रख देते हैं, x का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर गुणांक को लेना है, क्या लेना है, x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ हमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समझ आ गया होगा? अब देखो आगे जो स्क्वायर के पद हैं उनको एक कोष्ठक में रख दो। x यहाँ पर माइनस हो तो माइनस आएगा, 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 9/25, 9/25। यहाँ तक अभी हमने किया था उस प्रारूप में, लेकिन उसमें आगे चार अक्षर का मान निकाल नहीं सकते थे, तो अब इसमें निकल जाएगा। देखो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, इसका लघुत्तम आ गया 25, कितना आ गया, ये 5 से गुणा होगा तब 25 होगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दो, 10 प्लस 9, 10 प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 19/25, ठीक है, 19/25 हो गया। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को आगे भेजेंगे, क्या करेंगे, आगे भेजेंगे यहाँ से। तो ये स्क्वायर जैसे ही आगे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3/5 बराबर रूट 19/25, रूट 19 यानी स्क्वायर आगे जाएगा वो रूट में बदल जाएगा, और रूट इधर आएगा वो किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। तो हमारे पास इसमें मान आएगा x माइनस 3/5 प्लस माइनस रूट 19/5, 19 भाई रूट के अंदर दो संख्या, एक तो 19 और एक क्या है 25, तो 19 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है, समझ आ गया। अब ये जो रूट दो चिन्हों में निकला, अभी ये कितने चिन्हों में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड और श्रीधराचार्य और पुनर्विधि विधि में प्लस और माइनस दो चिन्हों में लेते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले इसमें हम हल करते हैं इसको धनात्मक चिन्ह से, फर्स्ट में धनात्मक चिन्ह से। तो देखो x, ठीक है, इसका धनात्मक चिन्ह लेना हमें, तो ये हो गया रूट 19/5, और ये संख्या आगे जाएगी किस में जाएगी, प्लस में 3/5। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस रूट 19/5। एक मान तो ये आ गया, किससे आया ये, धनात्मक राशि से, किससे आया ये, धनात्मक राशि से। अब लेते हैं सेकंड में ऋणात्मक चिन्ह से। तो देखिए x बराबर, ये माइनस का लेना, माइनस रूट 19/5, और ये माइनस 3/5 आगे जाएगा प्लस का 3/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस रूट 19/5। ये इसके दो मान आ गए, दो मूल आ गए इसके, किसके, इस समीकरण के, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्णवर्ग विधि को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है, ठीक है। इसको उतारो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए जो x² की राशि है वो क्या है, पूर्णवर्ग है, पूर्णवर्ग है ना, लेकिन फिर भी हम अगर अपनी इच्छा अनुसार इसमें भाग लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के सभी पदों में 4 का भाग देने पर, तो 4 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x² बटा 4, 3x/4 और बराबर -5/4, ठीक है। आगे चला गया, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 3/4 का आधा कितना होगा, 3/8, 3/8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसमें मान आएगा देखिए आ जाएगा x² 3x/4
प्लस 3/8 का स्क्वायर इधर और माइनस 5/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर, यानी इसका आधा हो गया। ठीक है, तो देखो इसको और इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आएगा -5/4 प्लस 9/64 ठीक है। अब देखो आगे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और इसका लघुत्तम आ गया 64, कितना आ गया, इसका भाग इसमें गया 16 बार और 16 को 5 से गुणा करेंगे -80 प्लस 9। अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, यहाँ से देखो क्या करवट लेगा, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और बराबर -71/64। अब ये माइनस की जो संख्या है ना, माइनस की संख्या जैसे यहाँ पर आई है तो अब ये जो प्रश्न है इससे आगे हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मान ये आ गया काल्पनिक मान। क्या आ गया, काल्पनिक मान। अगर इधर संख्या माइनस की आ जाएगी तो ये प्रश्न आगे हल नहीं होगा। कैसे, ये हम श्रीधर आचार्य या देवघाती सूत्र में हम प्रयोग करने वाले हैं। इसमें 3 कंडीशन होती हैं, b² - 4ac ये 0 से बड़ा जब प्रश्न हल हो जाता है, b² - 4ac बराबर 0 जब प्रश्न हल हो जाता है, और b² - 4ac ये 0 से क्या हो, छोटा हो। क्या हो, 0 से छोटा हो। मतलब इधर देखिए, जब ये हम पढ़ते हैं ये वाला मान, तो इधर ये 0 से बड़ा है तो इसके 2 मूल आ जाते हैं अलग अलग, यानी x के मान आते हैं ना 2 अलग अलग है भाई। x का कभी 5 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है। आप देखते होंगे ना, गुणनखंड विधि से किया था ना हमने। इसमें क्या होता है कि x के दोनों मान समान आते हैं, इसमें x के दोनों मान क्या आते हैं, समान। लेकिन इधर देखिए एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक। तो देखो इधर जो मान है ये वाला मान, ये आ गया माइनस की संख्या, जैसे -5 और ये 0। तो बताओ बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है 5 से, है ना। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी, उस समय मूल होंगे काल्पनिक। क्या होंगे, काल्पनिक। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन आ रही है, ये वाला जो मान है, ये वाला मान, ये क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः -71/64 ये 0 से क्या है, छोटा। और जब 0 से छोटा होगा तो इसमें मान आगे हल नहीं होंगे, ये होंगे काल्पनिक मान हो गए। क्या हो गए, काल्पनिक मान। लेकिन माइनस जैसे आएगा ये प्रश्न यहाँ तक ही क्या हो जाएगा, होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी इधर संख्या माइनस की आ जाए तो ये प्रश्न आगे हल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन लग जाती है b² - 4ac ये 0 से क्या होते हैं, छोटे। मतलब माइनस की संख्या आ जाती है। किसकी आ जाती हैं, यहाँ पर पहले ही माइनस आ गया तो ये प्रश्न आगे हल होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, अभी जो हमने एग्जाम्पल 8 किया तो उसमें क्या था, इधर प्लस की संख्या थी ना, प्लस की थी ना। यदि इस साइड में माइनस आ जाएगा तो प्रश्न आगे हल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हम पूर्णवर्ग विधि को इसमें हल किया है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे देवघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधर आचार्य बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये विधि अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपको देवघात समीकरण दे रखा है, ये देवघात समीकरण तीनों विधियों से हो जाएगा। गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा, पूर्णवर्ग विधि से भी हो जाएगा, श्रीधर आचार्य से हो जाएगा। गुणनखंड विधि में सबसे कम समय लगता है प्रश्न को हल करने में, फिर उससे कम समय लगता है किसमें, पूर्णवर्ग विधि में, और सबसे ज़्यादा जो समय लगता है श्रीधर आचार्य में लगता है। लेकिन श्रीधर आचार्य में समय ज़्यादा लगेगा तो उसमें सिंपल तरीके से होता है प्रश्न हल, मतलब आगे हल होता जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सबसे कम टाइम लगता है गुणनखंड विधि में, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करते हैं, श्रीधर आचार्य का तो बहुत कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस गुणनखंड विधि पर रखना है। श्रीधर आचार्य पढ़ेंगे, पूर्णवर्ग विधि हमने यहाँ पर कंप्लीट की है, और पूर्णवर्ग विधि में कुछ क्वेश्चन निकालोगे तो हो जाएगा। ठीक है।